नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी, वाहन चालक एग्जाम की तैयारी, तो प्यारे साथियों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। जी हां दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जहां तक आपका एग्जाम होगा ना वहां तक हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के माध्यम से, जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो यानी ग्राम सेवक के एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाता है। राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ने वाले हम जो फोर्थ ग्रेड और पटवार के एग्जाम में पूछा जाएगा, और राजस्थान करंट अफेयर्स भी हम पढ़ने वाले हैं जो ग्राम सेवक और किसमें फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज में आप जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इसी अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे प्रत्येक मंथ का, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय करंट अफेयर तो सभी में आएगा, और राजस्थान करंट अफेयर फोर्थ ग्रेड और ग्राम सेवक में आएगा। पटवार में केवल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्यारे साथियों एक भी क्वेश्चन की कीमत बहुत होती है। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे जो ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है, और पहली क्लास हमारी शानदार, जानदार और मजेदार रहने वाली है। एक बार इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं आपको अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करवाने जा रहा हूं, यानी करंट जीके हम पढ़ने वाले हैं। जो 10 एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, लगभग 10 क्वेश्चनों का वेटेज रहता है। किसका रहता है? करंट जीके का। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी से स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन हमारा क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त। जी हां, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और शनिवार और रविवार को हमारी ये क्लास रहेगी, और सोमवार से शुक्रवार तक हमारी कक्षा 10 की बुक का रिवीजन चल ही रहा है बड़े अच्छे तरीके से। तो आज की हाईलाइट के रूप में देखिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए 20वें आईसीसी अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, ये हम पढ़ेंगे इस क्रोनोलॉजी में। आर्थिक समीक्षा 2024-25, इसरो का 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया, ये हम पढ़ने वाले हैं। पद्म अलंकरण 2025 कितने व्यक्तियों को मिला है, किनको पद्म श्री मिला है, किनको पद्म विभूषण मिला है, सब कुछ पढ़ेंगे। कीर्ति चक्र किसे मिला, शौर्य चक्र किसे मिला। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, और भारत बन चुका है खो खो विश्व कप जीतने वाला पहला। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, पहला इवेंट था, और खो खो विश्व कप का पहला इवेंट भारत ने जीता है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, वी नारायणन को बनाया गया। किसको बनाया गया? वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। उसके बाद 76वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ, और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है। HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2000 सूची जारी की गई है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों की सूचना आपको मिलेगी। उसके बाद वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। इसमें पहला स्थान किसका है, राजस्थान का कौन सा है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025, और 31 वेटलैंड शहरों में भारत के 2 शहर कौन कौन से, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। ये हम इस क्रोनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर पहला पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, और पहले पेज में ही क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला पेज क्या दे रखा है में, यहां पर देखिए
कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पहला देखिए, पहला पेज कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले पेज में हमें दे रखा है कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर है कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है जसप्रीत बुमराह को। किसको प्रदान किया गया है? जसप्रीत बुमराह को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। और पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जसप्रीत बुमराह को। और महिला क्रिकेटर की बात करें तो स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर तो किसे पुरस्कार मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जसप्रीत बुमराह को किया गया है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। यानी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? BCCI नमन अवार्ड 2025 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? BCCI नमन अवार्ड 2025 के बारे में हमें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 पुरस्कार देखे। उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार देखिए। हमारे अन्य पुरस्कार की मैं बात करूं, जिस प्रकार जेल परेरी में पशु परीक्षर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले पुरुष कौन हैं, तो वो हो जाएंगे सरफराज खान। और महिला पूछे तो आशा शोभना। कौन हो जाएगी? आशा शोभना हो जाएगी। और वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला कौन है? स्मृति मंधाना। और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला कौन है? दीप्ति शर्मा। और एक विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया किसे? रविचंद्र अश्विन को। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। और इन्हें मिला है विशेष पुरस्कार। क्या मिला है? विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह था पहला पेज। प्यारे विद्यार्थियों, क्या था? पहला पेज था। और पहले पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसी प्रकार पढ़ेंगे तभी तो याद होगा ना हमें करंट अफेयर। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या बताया? क्या बताया था? कर्नल सीके नायडू पुरस्कार किसे मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। उसके बाद 2 नंबर पे आपको मैंने बताया था कि पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन हैं? जसप्रीत बुमराह है। फिर 3 नंबर पर मैंने आपको बताया था सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंधाना ने जीता। और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले पुरुष कौन हैं, तो सरफराज खान हैं। और महिला कौन है? आशा शोभना। आशा शोभना क्या है? महिला डेब्यू करने वाली हो जाएगी। और सर्वाधिक वनडे में रन बनाने वाली महिला तो कौन हो जाएगी? स्मृति मंधाना हो जाएगी। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली कौन हो जाएगी? दीप्ति शर्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीप्ति शर्मा। और विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रविचंद्र अश्विन को किया गया है। पहला पेज सभी को समझ में आ गया, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और नेक्स्ट पेज प्यारे विद्यार्थियों हम लास्ट में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू दे रखा है। तो आपको अभी तक तो ये पता ही नहीं है ना कि 100वें मिशन GSLV FGSLV 15 से लॉन्च किया गया। कौन सा? देखिए यहां पर लॉन्च किया गया है PNVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आप थ्योरी पहले पढ़ लोगे तभी तो इसका रिव्यू कर पाओगे ना। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जब हम पूरी व्याख्या कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी हम लास्ट में करेंगे। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? राष्ट्रीय परिदृश्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट देखिए यहां पर राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या दे रखा है? सबसे पहला पॉइंट है कि देश भर में धूमधाम से बनाया गया
76वां गणतंत्र दिवस समारोह है। कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? 76वां बनाया गया। कौन सा बनाया गया? 76वें बनाया गया, 76वां बनाया गया। और देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को आत्मसात करने के उपलक्ष्य में, जी हाँ, इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और इसी दिन अब की बार जो 26 जनवरी आई थी 2025 में, उसमें 76वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था। और जब ये पहला बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी प्यारे विद्यार्थियों एक देश है वहां के राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और अब की बार जब ये 76वां बनाया गया है, तब भी वहीं के राष्ट्रपति आए हैं। कौन सा देश है वो देश हो जाएगा इंडोनेशिया। बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और कौन आए हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अब की बार? वो आए हैं प्रोबो। कौन आए हैं? प्रोबो। और प्रोबो के आगे आपको क्या नाम देखने को मिलेगा? प्रोबो सुबियांतो। ये देखिए प्रोबो सुबियांतो वो आए हैं। देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। एग्जामिनर क्वेश्चन यही तो पूछेगा ना कि अब की बार 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे? कौन से देश के आए थे? तो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति आए। उनका नाम भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? प्रोबो सुबियांतो। क्या हो जाएगा? प्रोबो सुबियांतो उनका नाम हो जाएगा। और जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और उनका नाम था सुकर्नो। क्या नाम था? सुकर्नो उनका नाम था। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे पटवार का एग्जाम हो, क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए। ग्राम सेवक के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 4th ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि इस बार गणतंत्र दिवस है ना, उसकी थीम क्या थी? क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या थीम थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम रही थी। क्या रही थी? इसकी थीम रही थी दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है। उसके बाद देखिए परेड के दौरान सेना के बैटल सर्विलांस सिस्टम संजय और डीआरडीओ की कौन सी? डीआरडीओ की प्रलय सामरिक मिसाइल भी पहली बार प्रदर्शित की गई थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गणतंत्र दिवस 2025 में 26 जनवरी 2025 को डीआरडीओ की कौन सी सामरिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शित किया गया था? तो प्रलय। कौन सी सामरिक मिसाइल हो जाएगी? प्रलय हो जाएगी। और बैटल सिविल सिस्टम की कौन सी हो जाएगी? संजय। ये आपको दोनों याद रखने हैं। उसके बाद देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं और झांकियों की बात करें जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। झांकियां तो देखिए 16 राज्यों, केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां निकाली गई थी। कुल कितनी? 31 झांकियां निकाली गई थी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि अब की बार, यानी पहली बार, तीनों सेनाओं, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से झांकी सशक्त और सुरक्षित भारत निकाली गई। एग्जामिनर तो यही क्वेश्चन पूछेगा ना कि पहली बार तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी झांकी निकाली गई थी? सशक्त और सुरक्षित भारत है। क्या निकाली गई थी झांकी? सशक्त एवं सुरक्षित भारत निकाली गई। और यहां पर किसको अवार्ड मिला था? कौन से राज्य की झांकी को अवार्ड मिला? तो वो मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी को क्या मिला था? उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला था। देखिए कितनी गहराई से मैं आपको बता रहा हूं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो किसी को आएगा नहीं। इससे बाहर क्वेश्चन आया तो किसी को आएगा नहीं दोस्तों। तो देखिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला? उत्तर प्रदेश की झांकी को। और उत्तर प्रदेश की झांकी कौन सी थी? महाकुंभ पर आधारित थी। महाकुंभ पर आधारित थी। उसके बाद देखिए इस वर्ष की झांकी का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। यह आपको बताई दिया, थीम इसकी थी। प्रस्तुत झांकियों में भारत के संविधान के 75 वर्ष के प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। और ये आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत पर्व
भारत पर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था? भारत पर्व कार्यक्रम में कब चलाया गया था, यह भी तो आपसे पूछ सकता है ना एग्जामिनर। तो 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 को दिल्ली के लाल किले में किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया गया था। भारत पर्व का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। नेक्स्ट ये लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी का जितना भी पॉइंट है ना, हर एक इंपॉर्टेंट है। इंदौर व उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों में सूची में शामिल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, यूनेस्को के रामसर ने झीलों की नगरी उदयपुर को विश्व की वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल कर लिया। और कौन सी है? एक इंदौर है और एक उदयपुर है। ये दो ऐसे शहर बन चुके हैं हमारे भारत के जो वेटलैंड शहरों में शामिल हो चुके हैं। टोटल कितने विश्व की बात करें तो टोटल हो जाएंगे 31, जिसमें से भारत के कितने शहर? 2 ही शहर। कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जानकारी किसने दी है? ये जानकारी दी गई है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा। अब आपसे एग्जामिनर ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि वर्तमान में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि एक तो इंदौर और एक हमारा यहां पर झीलों की नगरी उदयपुर, बिलों की नगरी उदयपुर को क्या किया गया है? वेटलैंड सिटी के रूप में लिया गया है। तो याद रखना दोनों शहरों को, एक तो इंदौर है और एक कौन सा हो जाएगा? हमारा उदयपुर हो जाएगा। और यहां पर देखिए सारी देर की कौन कौन सी सिटी है, ये आपको याद नहीं करना, केवल भारत की आपको याद करना है। इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सिटी है, चिली की है, चीन की भी है, यानी बहुत है, जापान की भी है, फिलीपींस की भी है, कोरिया की भी है, सर्बिया की भी है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखनी है। ये देखिए, ये हमें क्या बात दे रखी है कि रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड सिटी मान्यता पर स्वतंत्र सलाहकार समिति द्वारा नवीनतम 31 शहरों को मान्यता देने पर ऐसे शहरों को वैश्विक सूची 74 तक पहुंच चुकी है। ठीक है ना, 74 तक पहुंच चुकी है और 31 को मान्यता मिली, जिसमें 2 भारत के थे। ये लीजिए नेक्स्ट, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 3रे स्थान पर। कौन सी सूची में, कौन सी रिपोर्ट पर? तो देखिए एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 3रे स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? तो 25वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इस संस्करण में क्या कहा गया कि कम आय वाली आबादी है ना, वो अमीर, अपने से अमीर जो समकक्ष है ना, उनकी तुलना में इन संस्थानों पर कम भरोसा करती है। कौन सी संस्थानों पर? सरकार, व्यवसाय, मीडिया, गैर सरकारी संगठन में लोगों को जो विश्वास का आकलन करती है ना, उन पर। तो देखिए सरकार, व्यवसाय, मीडिया और गैर सरकारी संगठन में जो होती है ना, वो कम आय वाली आबादी अमीरों की तुलना में क्या करती है? कम विश्वास करती है। और इस प्रकार भारत रहा है इसमें 3रे स्थान पर 75 स्कोर के साथ भारत 3रे स्थान पर रहा है। और 2024 में भारत 2रे स्थान पर था, स्कोर 75 भी था। यानी स्कोर तो अब की बार भारत का वही है, लेकिन स्थान बदल गया, अब की बार 3रा हो गया, 2024 में 2रा स्थान था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां से तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। जी हां दोस्तों, कौन सा राज्य यूसीसी लागू करने वाला बन गया पहला? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने क्या कहा है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने वाली नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया है। लोकार्पण किया है, किसका किया है? समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का।
और पहला राज्य बन चुका है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या दे रखा है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि समान नागरिकता संहिता दिवस। देखिए समान नागरिकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जनवरी के रूप में मनाया जाएगा। कहां पर है, उत्तराखंड में, राज्य में 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, ये बातें दे रखी है, क्या है यूसीसी, इसके बारे में ये दे रखा है। उसके बाद हमारा आता है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, ये लीजिए IWA, क्या दे रखा है, IWAI फुल फॉर्म क्या होती है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने क्या किया है, अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया है। अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया। कहां पर किया है, वाराणसी में। कहां पर कर दिया, वाराणसी में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि IWAI ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया है, तो वाराणसी में किया है। कहां पर किया है, वाराणसी में किया है। और वाराणसी पहले क्या था, उप कार्यालय के रूप में हुआ करता था, और अब पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में इसे विकसित कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। किसका, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का क्या है, ये पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय। कौन सा, वाराणसी। तो इस प्रकार टोटल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हो गए IWAI के, यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो अब हो गए टोटल 6। कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। यानी इससे पहले कितने हुआ करते थे, 5 हुआ करते थे। छठा कौन सा बन गया, वाराणसी बन गया। तो इससे पहले 5 कौन कौन से थे, एक तो था गुवाहाटी, एक था पटना, एक कोच्चि, एक भुवनेश्वर और एक कोलकाता। इससे पहले ये 5 क्षेत्रीय कार्यालय थे, किसके, IWAI के। और अब कितने हो गए, 6, और छठा कौन सा बन गया है, वाराणसी बन गया है। छठा कौन सा बन गया है, वाराणसी बन गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियां हैं, ये आपको नहीं पढ़ना, जिनमें से 10 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ये बस आपको नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया है। और पूरी व्याख्या सहित आप अगर आप पढ़ना चाहते हो ना प्यारे विद्यार्थियों, तो क्रोनोलॉजी ले आइए, 25 रुपए की तो आती है। उसके बाद देखिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च। और अगर आपने ये भी क्लास लगा ली ना, अगर ये भी क्लास लगा ली तो भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन पॉइंटों से। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट केवल पढ़ लीजिए। और देखिए यहां पर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो लॉन्च किया गया है, यानी जारी किसने किया है, जारी करने वाला है नीति आयोग। कब जारी किया गया, 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया। और इसका शीर्षक क्या था, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसका शीर्षक था। और पहले स्थान पर कौन रहा है, उड़ीसा। पहले स्थान पर कौन रहा है, उड़ीसा रहा है। और राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें, राजस्थान की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो राजस्थान रहा है इसमें 12वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 12वां स्थान राजस्थान का और पहला स्थान उड़ीसा का। पहला स्थान है उड़ीसा का। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, अरविंद पनगड़िया। तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अरविंद पनगड़िया के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। और अरविंद पनगड़िया का संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से है, राजस्थान के कौन से जिले से हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। जी हां दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि अरविंद पनगड़िया जी का संबंध है कौन से जिले से। और यहां पर देखिए इस जो रिपोर्ट आई है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें 5 प्रमुख उप सूचकांक होते हैं। एक तो व्यय की गुणवत्ता होती है, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्र में अंतर्देशीय के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों की, कितने राज्यों की, 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया है। ये आपको याद नहीं रखना, केवल ये याद रख लीजिए कितने राज्यों का, 18 राज्यों का। और 18 राज्यों की हम बात करें, 18 प्रमुख राज्यों की बात करें, इसमें कौन से शामिल नहीं है, न तो हिमालय राज्यों को शामिल किया गया, न पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर उड़ीसा। स्कोर भी आपको याद करना होगा, 6, 7, 8।
एक छोड़कर पॉइंट, 6, 7, 8। और 12वें स्थान पर कौन रहा? राजस्थान रहा। और इसको किस प्रकार याद करोगे? 2, 6, 8, 2 और 6 8 ही होते हैं, एक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। 2, 6, 8, 2, 6, 8 यानी और 6, 7, 8, 6, 7 है 8 हो जाएगा। उड़ीसा का स्कोर तो 67.8 रहा जो पहले स्थान पर रहा, और राजस्थान का स्कोर 28.6 रहा जो 12वें स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रत्येक राज्य यानी जो 18 राज्य थे उनको श्रेणियों में विभाजित किया गया है कि अचीवर श्रेणी कौन सी है, परफॉर्मर श्रेणी कौन सी है। राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया, उड़ीसा कौन सी श्रेणी में आया है, तो देख लीजिए यहां पर राज्यों को कौन कौन सी श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए 4 श्रेणियां हैं, एक अचीवर है, एक फ्रंट रनर है, एक परफॉर्मर है और एक क्या है, एस्पिरेशनल है। ये 4 श्रेणियां रखी गई है। अचीवर में कितने आते हैं? 5 राज्य आते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने राज्य? एग्जामिनर पूछेगा कि निम्न में से हाल ही में जारी हुआ वित्तीय सूचकांक 2025 में वर्गीकृत की गई श्रेणियों में अचीवर श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड है। तो कौन सा नहीं है? राजस्थान नहीं है, क्योंकि राजस्थान परफॉर्मर श्रेणी में है। और पहली यानी अचीवर श्रेणी की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड व गुजरात है अचीवर श्रेणी में, और परफॉर्मर श्रेणी में कौन सा रहा है? राजस्थान। परफॉर्मर श्रेणी में राजस्थान रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने किया सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। कौन सी सुरंग का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। कहां पर किया है? किन राजमार्गों पर किया है? यानी सुरंग है तो राजमार्ग पर ही होगी ना। तो देखिए यहां पर श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। यानी कहां पर? जम्मू कश्मीर के गांदरबल में। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। यह क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कौन से राजमार्ग पर किया है? श्रीनगर लेह राजमार्ग पर किया है। और इसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति होने के कारण इसे जेड मोड टनल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर दे रखी है। कई जगह प्यारे विद्यार्थियों आपको 6 पॉइंट समथिंग किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। इसमें 2700 करोड़ की लागत लगी है और यहां पर 8650 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? निर्माण किया गया है NHIDCL के द्वारा। ये गहराई की बात है, इतनी गहराई से नहीं पूछेगा एग्जामिनर, और पूछ ले तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान में रख लेना, आपको NHIDCL के द्वारा निर्माण किया गया, यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? N से नेशनल, H से हाईवे, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट, C से कॉरपोरेशन, L से लिमिटेड हो जाएगा। यहां पर निर्माण करता किसका? सोनमर्ग सुरंग का। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। और देखिए ये कौन से मार्ग में? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 संपर्क को सुनिश्चित हो सकेगा। इंपोर्टेंट कौन सा राजमार्ग? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क है सुनिश्चित हो सकेगा? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग पहला सोनमर्ग सुरंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर के जो चिन्नार पेड़ हैं उनको GI टैगिंग द्वारा क्या किया गया है? डिजिटल संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को संरक्षण देने के लिए डिजिटल संरक्षण दिया गया जियो टैगिंग के द्वारा। वो चिन्नार के पेड़ है, और चिन्नार के पेड़ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर चिन्नार पेड़ों को संरक्षित करने के लिए 28,560 पेड़ों को GI टैग करके उन्हें डिजिटल पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बस यही पूछा जाएगा, याद पूछ लेगा चिन्नार पेड़ कहां पर है, कहां पर मिलते हैं, जिन्हें हाल ही में GI टैगिंग के द्वारा डिजिटल संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर। या आपसे पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर के वह कौन से पेड़ हैं,
किसके पेड़ हैं जिन्हें जीआई टैगिंग के द्वारा क्या किया जा रहा है, जीआई टैगिंग के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसे डिजिटल संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो वो कौन से हो जाएंगे, चिन्नार के पेड़ हो जाएंगे। उसके बाद IMD विजन, यानी IMD की फुल फॉर्म बोले तो, IMD की फुल फॉर्म बोले तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल, डी से डिपार्टमेंट, यानी मेट्रोलॉजिकल क्या होता है, मौसम विज्ञान होता है। इंडिया से भारत हो गया, डी से क्या हो गया, डिपार्टमेंट यानी विभाग, तो भारतीय मौसम, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा यहां पर देखिए IMD के भविष्य को रेखांकित करने के लिए एक विजन यानी दस्तावेज जो तैयार किया गया 2047, IMD विजन यानी 2047 तक है, आने वाली 2047 तक एक ऐसा विजन तैयार किया गया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें क्या कहा गया है कि आने वाले समय में क्या करना, दुर्घटनाओं को तो कम करेंगे। जब कोई मौसम खराब हो जाता है, दुर्घटना घटती है, यानी मृत्यु दर को तो कम करेंगे, शून्य तक लाएंगे, और 100% यानी 100% तक आपको सही मौसम की जानकारी देंगे। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। किसका, IMD विजन 2047 का विजन यही रहने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह विजन दस्तावेज IMD के कौन से स्थापना पर है, 150वें स्थापना दिवस पर यह जारी किया गया है। 150 हो गया तो IMD की स्थापना कब होती है, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 15 जनवरी 1875 को होती है। और देखिए IMD विजन 2047 में मौसम के पूर्वानुमानों, मौसम प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाओं को शामिल किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। और इसमें आपको बताया जाएगा आने वाले 2047 तक जब गंभीर मौसम होगा उसकी घटनाओं को 100% सटीक अनुमान लगाने की जानकारी मिलेगी, और इससे होने वाली जान माल की हानि को शून्य तक लाने का संकल्प यहां पर लिया गया। और एक प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मिशन भी शुरू किया गया, मिशन मौसम भी शुरू किया गया। और मिशन मौसम क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर क्या शुरू किया गया, मिशन मौसम शुरू किया। और मिशन मौसम क्या करेगा, मिशन के देश को क्या करेगा, मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, मौसम के तो प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र को बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। किसके, कौन से मिशन का, मिशन मौसम का। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने दी 56 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं को मंजूरी। कितनी, 56 नई वाटर सैंड। और किनको मिलेगा ये मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जो टॉप 10 राज्य आए हैं ना, उनको ये वाटर सैंड विकास परियोजनाएं मिलेगी। कितनी, 56 नई है। कितनी, 56 नई है। किसके द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। कितनी वाटर सैंड विकास परियोजनाओं को, 56 नई वाटर सैंड परियोजनाओं को। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है हमें कि इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर सैंड यानी P, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटर सैंड विकास यानी वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए मंजूर की गई है। 10 राज्यों में क्या राजस्थान आता है, जी हां दोस्तों, राजस्थान आता है। और इसमें कितनी लागत होगी, तो 700 करोड़ की लागत होगी। और राज्य एक मध्य प्रदेश है, एक राजस्थान है, असम है, ओडिशा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहां पर यह बातें बताई गई है कि शुरू कब हुई थी प्रधानमंत्री ये के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत शुरू में क्या किया गया था, 50 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को 12,303 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया था बजट 2000 वित्तीय वर्ष 2021-22 में। ये अब आपको याद नहीं रखना। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कि HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है ये जारी, ये की गई है एक तो HSBC के द्वारा, एक हुरन इंडिया के द्वारा क्या जारी की गई है, ग्लोबल इंडियन लिस्ट जारी की गई है। जिसमें क्या कहा गया है कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें
किस भारतीय प्रवासी का योगदान कितना है यह बताया गया है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? सत्य नडेला। कौन रहा है? शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? सत्य नडेला जी रहे हैं शीर्ष स्थान पर। देख लीजिए टॉप 10 अप्रवासी भारतीय। तो देखिए यहां पर सत्य नडेला हो जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं और मूल प्रदेश इनका आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पर सुंदर पिचकोई जो तमिलनाडु के अल्फाबेट इनकी कंपनी है। नील मोहन यूट्यूब से संबंधित है और उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार ये बस केवल ये याद रखिए सत्य नडेला पहले स्थान पर रहे हैं। और किन में रहे हैं ये आपको बता दिया। ये देखिए दे भी रखा है कि हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC, हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और हुरन इंडिया द्वारा जारी सूची का उद्देश्य क्या होता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों के योगदान को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य होता है। जिसमें पहले स्थान पर कौन रहे हैं? सत्य नडेला रहे हैं। और इसमें महिलाओं की बात करें तो टोटल महिलाएं कितनी शामिल हुई है? 12 महिलाएं। इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल कितनी? 12 महिलाओं को सूची में शामिल किया गया है। 12 महिलाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट 12 महिलाओं में अल अन मित्तल हो गई जिनकी संपत्ति देखिए 1,84,500। इतनी नहीं है, आगे करोड़ और लगाना है। ये लीजिए 1,84,500 करोड़ इनकी क्या है? संपत्ति है, इनकी संपत्ति है। उसके बाद देखिए क्यूएस बोले तो कवाक वेरेली साइमंड्स, इसके द्वारा वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। क्यूएस के द्वारा क्या जारी किया गया? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 से जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। और भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत मेरे प्यारे साथियों रहा है 25वें स्थान पर। ये देखिए भारत का प्रदर्शन, बस पहला स्थान अमेरिका का हो गया। अब सीधा हमारा याद रखिए भारत का स्थान कौन सा है? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 76.6 स्कोर के समग्र स्कोर के साथ 25वें स्थान पर रहा है। 25वें स्थान पर रहा है। और भारत को भविष्य के कौशल का दावेदार के रूप में स्थान भी प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए 4 भाग होते हैं, एक सिकल फिट होता है, एक एकेडमिक रेडिनेंस होता है, एक फ्यूचर ऑफ वर्क होता है और एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन सभी का समग्र रूप से भारत की रैंक रही है 25वीं। लेकिन अलग अलग की बात करें, इसमें 37वें, इसमें 26वें, इसमें 40वें, लेकिन इसमें देखिए दूसरा स्थान है। अमेरिका के बाद भारत का इसमें दूसरा स्थान है। किसमें है? देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित उद्योग जैसे भविष्य केंद्रित कौशल में तत्परता में भारत का अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है। और ओवरऑल की बात करें तो भारत का 25वां स्थान है। कितने स्कोर के साथ है भारत का 25वां स्थान? 76.6 स्कोर के साथ। कितने? 76.6 स्कोर के साथ। 76.6 स्कोर के साथ। किसमें है ये स्थान मिला है हमें? किसमें? क्यूएस के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सी? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। जो इंडेक्स जारी किया गया वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। और ये कौन सा संस्करण था? पहली बार ये हुआ है, प्रथम संस्करण था। उसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन। कौन से रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है? जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है। और पहले कितने रेलवे डिवीजन थे भारत में? 68 थे। तो अब कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। रेलवे जोन कितने? 17 थे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी तो आपको कॉमन जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए भारत में वर्तमान में देश में कुल 17 जोन और 68 डिवीजन थे, लेकिन जम्मू रेलवे डिवीजन कौन सा बन जाएगा? 69 रेलवे डिवीजन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, सबसे अमीर है। इन्होंने अपनी संपत्ति को छुपाया नहीं, जितनी संपत्ति है बता दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इससे पहले एक मुख्यमंत्री और पढ़कर आए हम, कौन थे वो? पुष्कर सिंह धामी। कहां के थे? उत्तराखंड के। क्या था उत्तराखंड में? यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। और यहां पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य चंद्रबाबू नायडू क्या है? देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री और इनके पास 931 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। दूसरे स्थान पर रहे हैं पेमा खांडू, जो कहां के? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और तीसरे स्थान पर के सिद्धारमैया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। सबसे कम किनको?
किनके पास संपत्ति है? तो दीदी जी के पास। किसके पास? दीदी के पास, यानी ममता बनर्जी के पास केवल 15 लाख रुपए की संपत्ति है। सबसे कम यहाँ पर संपत्ति मानी गई है इनकी। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज शॉर्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। सिंधु जल संधि एग्जाम में पूछा जाएगा। सिंधु जल समझौता पूछा जाएगा एग्जाम में। किस किस मध्यस्थता में? विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। और अब देखिए, जो हमारी जो किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना थी ना, उसमें जो विवाद चल रहा था भारत पाकिस्तान का, उसमें विश्व बैंक ने भारत का रुख का क्या किया है? समर्थन किया है। और ये संधि कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये भारत के लिए खुशखबरी है कि इसने क्या किया है? भारत का समर्थन किया है। उसके बाद देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि विवाद चल रहा है इनके मध्य, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उल्लेखनीय है, ठीक है जी, ये लीजिए। पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया? वडनगर। और वडनगर कहां पर है? गुजरात में। तो वडनगर गुजरात में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय की स्थापना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह के पास कौन सा संग्रहालय है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है। कौन है? अमित शाह। और इनके द्वारा क्या किया गया? पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर है? वडनगर गुजरात में। वडनगर गुजरात में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? ये तो हो गया। और ये भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जहां आगंतुकों को पुरातात्विक स्थल का क्या होगा? अनुभव होने वाला है। उसके बाद क्या है हमारा? FTI यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन है। और TTP बोले तो ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम। इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? कहां के हवाई अड्डों पर किया गया? और ये अमित शाह के द्वारा किया गया। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर ये किया गया है। और ये कार्य क्या करेगा? तो देखिए ये कार्य क्या करेगा? ये कार्य करेगा यात्रियों को विश्व स्तरीय अप्रवासन सुविधाएं प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा को क्या बनाएगा? सुगम और सुरक्षित बनाएगा। देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों के लिए लॉन्च किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था कौन सा? हमारा ये वाला। कौन सा था? पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय कहां पर स्थापित? वडनगर गुजरात में। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। उसके बाद देखिए तटीय एवं जल पक्षी जनगणना भारत में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली तटीय एवं जल पक्षी गणना गुजरात के जामनगर में स्थित है। कौन सा? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में किया गया, में आयोजित की गई थी ये गणना। कौन सी गणना? पहली तटीय और जल पक्षी गणना। कहां पर है? गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में क्या स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और समुद्री अभ्यारण्य यहां पर जनगणना की गई थी। जनगणना नहीं, गणना की गई थी। ये देखिए उल्लेखनीय है कि भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1980 में पता चल गया। और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 में कच्छ की खाड़ी में बनाए गए थे। कहां पर बनाए गए थे? कच्छ की खाड़ी में बनाए गए थे। उसके बाद महामृत्युंजय यंत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में विश्व का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कौन सा बन गया? पहला ग्लास ब्रिज है तो ये बना है तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के ब्रिज पर तट पर क्या बन गया? देश का पहला ग्लास ब्रिज बन गया। देश का पहला क्या बन गया? ग्लास ब्रिज बन गया है। और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया। देखिए अब तक हमने सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। कौन थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रबाबू नायडू थे। उसके बाद पेमा खांडू कहां के मुख्यमंत्री थे? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। उसके बाद कर्नाटक के सिद्धारमैया थे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है। और यहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन आ गए? M.K. स्टालिन आ गए दोस्तों। और ये जो ग्लास ब्रिज बना है ये 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। और जो क्या करेगा? ये करेगा त्रिवल्लुवर
प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर के रूप में देख लीजिए। यहां पर वन लाइनर के रूप में बात करें तो स्टार्टअप से वह उद्योग जगत के हितधारकों को समर्पित भारत के लिए अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 34वां राज्य की बात करें तो ओडिशा बन गया है। ओडिशा बन गया है। और किस राज्य सरकार ने आपातकाल के समय जो जेल गए थे सभी जीवित व्यक्तियों को 20,000 रुपए पेंशन देने की योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने किया। उड़ीसा ने क्या किया? 20,000 रुपए मिलेंगे। किनको मिलेंगे? जो राज्य सरकार ने क्या आपातकाल के समय जो जेल गए थे ना और अभी तक जीवित है उन सभी को 20,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस संस्थान को चुना है? यानी दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित करना है और उसके लिए कौन से संस्थान को चुना है? बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान को यानी BMCRI को चुना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक हेतु कहां पर जगह देने की मंजूरी की है? तो राजघाट में स्थित राष्ट्रीय स्मृति पर। और हाल ही में जो गणना जो हुई है किनकी? हाथियों की जो गणना की गई है उसमें हाथियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 5,828। किससे बढ़कर है? 5,719 से बढ़कर। तो कितनी बढ़ गई? लगभग 109 बढ़ गई ना। असम में हाथियों की संख्या कितनी बढ़ गई? अब देख लीजिए अब कितने हो गए? 5828 से हो चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? भारत का रक्षा निर्यात जो हुआ था कितना हुआ था 2023-24 में वो जानकारी दी है। तो 21,000 करोड़ से भी अधिक क्या हुआ है? निर्यात हुआ है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, देखिए असम की ओर हमें याद हो गए। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने क्या किया है कि जो असम है ना उसकी दूसरी राजधानी के रूप में उन्नत करने की घोषणा की। कौन से शहर को? डिब्रूगढ़। यानी डिब्रूगढ़ को क्या किया गया है? असम की दूसरी राजधानी उन्नत करने की घोषणा की। किसने की है? इसके मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री तो बिस्वा जी हो जाएंगे। तियान सान सेंगली आपको याद नहीं करना, अंतरराष्ट्रीय है। और फिर भी आपको ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछ ले तो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किसके द्वारा बनाई गई? चीन के द्वारा। कौन सी सुरंग है वो? तियान सान सेंगली सुरंग। तियान सान सेंगली सुरंग है प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए बाइडेन सरकार ने भारत के 3 परमाणु संस्थान को प्रतिबंध हटाया था। अब बाइडेन की सरकार नहीं है, अब ट्रंप की सरकार आ चुकी है। ये हम किस में पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय में पढ़ेंगे। एक तो कौन सा है? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है और एक इंडियन रेयर अर्थ है। ये संस्थान है जिस पर क्या कर लिया गया है? जो हुआ था ना प्यारे साथियों प्रतिबंध लगा रखा था वो हटा लिया गया। और यहां पर पृष्ठभूमि की बात करें कि भारत ने पोखरण में जो परीक्षण किए थे 11 से लेकर 13 मई 1998 में, उसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया था। और आज अब जो वर्तमान में ऑपरेशन कौन सा हुआ है? सिंदूर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको दे देगा ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? परमाणु। आप फटाक से आंसर लगा दोगे कि आतंकवादियों को पाकिस्तान से निपटाने के लिए। ये नहीं करना आपको, ये आपको करना है ऑपरेशन शक्ति का मतलब क्या है? पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। क्योंकि वर्तमान में चर्चा में ऑपरेशन सिंदूर है तो आप ऑपरेशन देखते ही सिंदूर ही आएगा। स से सिंदूर, स से शक्ति, आपको शक्ति सिंदूर दिखेगी वहां पर। और ये गलती आपको भारी पड़ जाएगी दोस्तों। यहां पर ये हुआ हमारा राष्ट्रीय, सब नहीं हुआ है, अभी आगे और आएंगे। अभी तो आगे खेल आने बाकी है, खेल पुरस्कार आने बाकी है, उद्यतन यानी नियुक्तियां आने वाली है। अभी तो ये जो हुआ है ना राष्ट्रीय करंट अफेयर, थोड़ा सा मान के चलिए अभी तक तो ट्रेलर आए। ये क्या अभी तक तो ट्रेलर है प्यारे साथियों। इतनी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। 60-65 पेज आते हैं प्रत्येक क्रोनोलॉजी में, तो इतने ही पेज हम पढ़ेंगे, 60-65 पेज। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हमने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देश भर में धूमधाम से क्या बनाया गया? 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति कहां के आए थे? इंडोनेशिया के आए थे।
कौन थे राष्ट्रपति? प्रोबोवो सुबियांतो क्या थे? राष्ट्रपति थे, जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे दोस्तों। थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और क्या थी? विकास थी। इसकी क्या थी? थीम रही थी। और सेना के द्वारा पहली बार क्या बनाया गया था? एक झांकी निकाली गई थी। और प्यारे साथियों, सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की रही थी, महाकुंभ पर जो आधारित थी। उसे पीपुल्स ऑफ चॉइस अवार्ड मिला था। ठीक है जी। इंदौर व उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में हुआ है, यहां पर चुने गए हैं वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा मिला है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी थे। IWAI यानी IWAI इसने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया? वाराणसी में। कौन सा था ये? छठा संस्थान था, छठा क्षेत्रीय कार्यालय था। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा स्थान है तो हमें नहीं याद रखना, हमें याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा है, तो राजस्थान का 12वां हो जाएगा। 286 यानी 28.6 के साथ स्कोर के साथ रहा है। और ये उड़ीसा कौन से स्कोर के साथ रहा है? तो उड़ीसा रहा है 678 यानी 67.8 हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था? उसके बाद हमने पढ़ा प्रधानमंत्री ने किया सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। कौन से NH पर है? NH1 कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर उद्घाटन किया। उसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर के चिन्नार पेड़ों को क्या मिल गया? डिजिटल संरक्षण के लिए GI टैगिंग प्रदान की गई है। और IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आने वाले 2047 तक हम क्या कर देंगे? 100% मौसम की जानकारी देंगे और जो जान माल की हानि होती है उसे शून्य करने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार ने जो टॉप 10 राज्य हुए थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में, वाटर सैंड विकास परियोजना में टॉप 10 जो राज्य थे उनमें 26 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 700 करोड़ की नई लागत आने वाली है। उसके बाद देखिए, HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान तो सत्या नडेला का, महिलाएं 12 शामिल है टोटल है। और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के यहां पर संबंधित है। उसके बाद QX वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की बात करें तो भारत का स्थान रहा 25वां, अमेरिका का स्थान रहा पहला। और प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिवीजन का किया उद्घाटन। कौन सा डिवीजन बन गया? 69वां। इससे पहले 68 थे। जोन कितने थे टोटल? 17 जोन थे। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू क्या हो गए? सबसे अमीर मुख्यमंत्री। सबसे कम किसके पास है? सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू के पास हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 931 करोड़ इनके पास संपत्ति थी ना। और यहां पर ममता बनर्जी सबसे न्यूनतम है, दूसरे स्थान पर कौन रहे थे? दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, तीसरे स्थान पर कर्नाटक के सिद्धारमैया रहे थे। उसके बाद हमने वन लाइनर के रूप में देखा था, मुंबई में उद्योग से संबंधित देखा था। और जन आरोग्य औषधि जो योजना थी, 34वां राज्य कौन सा बना था? उड़ीसा बना था। उड़ीसा में ही 20,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी, ये बात हमने देखी थी। 27,000 रुपये रक्षा, वो बताया था हमने। निर्यात कितना किया है वो हमने बताया था 2023-24 में, ये बातें पढ़ी। उसके बाद पुरातात्विक, वो क्या पढ़ा था हमने? पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय कहां पर? वडनगर गुजरात में, अमित शाह के द्वारा किया गया था, ये बात हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट बात थी। और कौन सी बातें पढ़ी आज? बस इतनी बातें पढ़ी है और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हमारा आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या आता है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आता है। लीजिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कितने पेज है जी? 1 2 3 ही पेज है। पढ़ लें क्या? पढ़ ही लेते हैं फटाफट प्यारे साथियों। अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके बारे में हम बात करें तो इसरो के द्वारा 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसरो के द्वारा अपना ऐतिहासिक 100वां मिशन कहां से लॉन्च किया गया,
कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन, श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और कहां पर पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में है। कौन से व्हीकल से, कौन से सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV अप 15, GSLV अप 15 के द्वारा, 15 के द्वारा क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया। और कौन से सैटेलाइट को, नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो NVS-02 इसको लॉन्च किया गया, इसको प्रक्षेपित किया गया था। बस यही पूछा जाएगा कि कौन से नेविगेशन सैटेलाइट को वहां से प्रक्षेपित किया गया? तो NVS-02 को। कौन से किसके रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो GSLV अप 15 के द्वारा किया गया। कौन सा? 100वां मिशन था ये। किसका मिशन था ये? इसरो का 100वां मिशन था। कहां से, कौन से सेंटर से, स्पेस स्टेशन से? तो सतीश धवन श्री हरिकोटा से। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। ये बातें आपको याद हो गई ना? और ये बातें आपको याद नहीं करो तो प्यारे साथियों नहीं करो। देखिए ये पुरानी बातें कि पहला तो यहां पर GSLV अप 12 के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम था NVS-01 था। और अब NVS-02 को क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। कौन से रॉकेट के द्वारा किया गया? अब की बार GSLV अप 15 के द्वारा। बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर ये सारी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी, तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो बता दिया। अब देखिए भारत बना अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला चौथा देश। कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया। यानी इससे पहले कौन कौन है? एक तो अमेरिका है, एक रूस है और एक चाइना है। भारत कौन सा बन गया? चौथा। सफल डॉकिंग, डॉकिंग मतलब जोड़ना। 2 हमारे मिशन भेजे गए थे, एक मिशन था और उस मिशन का नाम था स्पेडेक्स। क्या नाम था? स्पेडेक्स मिशन था। इसके तहत अंतरिक्ष में 2 उपग्रह भेजे गए। कौन कौन से? एक तो SDX-1 भेजा गया, SDX-01 जिसे चेंजर, और एक था SDX-02, ये इसका नाम था टारगेट। यानी एक तो चेंजर SDX-01 है और एक SDX-02 टारगेट। इनको भेजा गया और वहां पर डॉकिंग कराई गई, यानी इनको मिलन करवाया गया, इनको जोड़ा गया। और भारत ने ये हासिल भी कर लिया, अचीव हासिल भी कर लिया। कौन से रॉकेट के द्वारा इनको लॉन्च किया गया? तो देखिए जो पहले पढ़ा था हमने NVS-02 हमने जो पढ़ा था, 100वां मिशन पढ़ा था, वो तो किया गया था GSLV अप 15 के द्वारा। और ये किया गया है, ये दोनों जो है ना, ये रोक जो किए गए उपग्रह लॉन्च, ये किए गए PSLV कौन से द्वारा? C-60 के द्वारा। PSLV C-60 के द्वारा, PSLV C-60 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए मिशन में प्रदर्शित की गई डॉकिंग प्रणाली में पूरी तरह स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम है, और ऐसा करने वाला चौथा देश है भारत बन गया। अमेरिका, रूस, चीन इससे पहले कर चुके हैं। उसके बाद देखिए, और यहां पर देखिए क्या बात कह रहा है कि भारत, उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2035 तक क्या बना लेगा? अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना कर रहा है। और उसका नाम क्या रखेगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या रखेगा उसका नाम? है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसका नाम रखने वाला है। और साथ के साथ इसरो के द्वारा लोबिया के जो बीज है, किसके बीज है? लोबिया के जो बीज है उनको भी अंकुरित किया गया है। कहां पर? अंतरिक्ष में। इसरो को अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में भी सफलता मिल चुकी है। और देखिए स्पेसडेक्स मिशन के साथ POEM-4 पर क्या किया गया? यहां पर CROPS पेलोड भी भेजा गया, ये भी भेजा गया था। और इसका पूरा नाम क्या है? ये पटवार के एग्जाम के लिए और ग्राम सेवक के एग्जाम के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। POEM-4 का पूर्ण रूप है। P से बन जाएगा PSLV, O से ऑर्बिटल, E से एक्सपेरिमेंट, M से मॉड्यूल और 4 से 4 रह जाएगा। ये इसका पूर्ण रूप है। और ये ग्राम सेवक के लिए लगा लीजिए इसको स्टार, क्योंकि आपको अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर दे रखा है, वहीं यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ब्लू ओरिजिन का न्यू गलेन रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। अमेजन, ये आपको देखिए अंतरराष्ट्रीय की बात आ गई। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी? ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन
ने पहले परीक्षण उड़ान में अपने विशाल नए रॉकेट का सफल टेस्टिंग कर ली है। बस इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इसकी। तो उसके बाद चीन ने लॉन्च किया पाकिस्तान का उपग्रह, नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जी इसको, तो क्योंकि ये न तो एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे हम तो। उसके बाद देखिए हम रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो भारत ने किया ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण है। ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या किया है, परीक्षण किया है। यानी इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िए। और इसका नाम दिया गया है भार्गवास्त्र। नाम क्या दिया गया है, भार्गवास्त्र इसको नाम दिया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया इसे, ये किया गया ईईएल के द्वारा, यानी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया। नाम किया गया इसका भार्गवास्त्र। कहां पर इसका परीक्षण किया गया, तो उड़ीसा के गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में, उड़ीसा के गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में किया गया। और इसका कार्य क्या होगा, यानी अगर एक साथ 64 ड्रोन आते हैं ना ट्रेक, इसके सीध में 64 ड्रोन किसी ने दागी है, किसी ने मिसाइल दाग दी या 64 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी, माइक्रो मिसाइलें दागी है, तो ये भार्गवास्त्र क्या करेगा, 6 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज के ऊपर वो कोई उड़ रहा है ना, उसको पता लगाएगा और प्यारे विद्यार्थी उसको खल्लास कर देगा। भार्गवास्त्र, देखिए इतने ड्रोन अगर एक साथ आते हैं तो उनको भी खलास कर देगा भार्गवास्त्र। स्क्रैम जेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण है। किसका, स्क्रैम जेट इंजन का क्या किया गया, ग्राउंड परीक्षण। डीआरडीओ ने देश में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक सक्रिय कूल्ड स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट जनवरी 2025 में संपन्न किया गया। इसके तहत क्या किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइलों की निर्माण क्षमता विकसित करने की उपलब्धि है, ये उपलब्धि रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए युद्ध क्षेत्र निगरानी क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। युद्ध क्षेत्र निगरानी क्षेत्र संजय का शुभारंभ। ये संजय क्या है, ये संजय प्यारे साथियों देखिए यहां पर क्या है, भारतीय सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली कौन सी, संजय का शुभारंभ किया है। संजय का क्या किया है, शुभारंभ किया है। और संजय क्या करेगा, देखिए संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्रों में सेंसर की जानकारी को एकीकृत करेगा। जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर की क्या करेगा, जानकारी एकत्रित करेगा। और 2025 वर्ष 2025 को क्या किया गया है, भारतीय सेना के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन से वर्ष को भारतीय सेना के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया गया, तो 2025 को। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 युद्धपोत किसको समर्पित किए हैं, राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कौन कौन से 3 युद्धपोत हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक तो है INS सूरत, एक है INS नीलगिरी और एक है INS बागीर। तो देखिए ये पहली बार है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ क्या किया गया, कमीशन किया है। एक तो डिस्ट्रॉयड INS सूरत है, एक फ्रिगेट है INS नीलगिरी और एक सबमरीन कौन सी है, INS बागमीर। इनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है, INS सूरत क्या है और इनका निर्माण किसके द्वारा, इन युद्धपोतों का डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया, लेकिन निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड के द्वारा किया गया। INS सूरत क्या है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाज में से एक है INS सूरत। INS सूरत जो P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है, INS नीलगिरी किससे संबंधित है, यह है P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है। फ्रिगेट परियोजना का क्या, ये पहला जहाज। और सूरत क्या है, अंतिम जहाज किसका, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना का। उसके बाद यहां पर वागमीर के बारे में दे रखा है, ये P-75 स्कॉर्पिन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये क्या है, एक पनडुब्बी है, ये क्या है, पनडुब्बी है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष लॉन्च भी किया गया है। ये पोत उत्कर्ष लॉन्च किया गया है, यानी देखिए लार्सन एंड ट्रूबो ने चेन्नई के पास
कट्टुपल्ली शिल्पयार्ड में। कहां पर? कट्टुपल्ली शिल्पयार्ड में भारत की नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत कौन सा? आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। आईएनएस क्या किया है? उत्कर्ष लॉन्च किया गया है। और इससे नौसेना की समुद्री निगरानी और गश्त और आपदा की क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। और ये पोत कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, ये आपको ध्यान में नहीं रखना। और देखिए प्रथम जहाज कौन सा था? आईएनएस समर्थक इसका पहला जहाज लॉन्च किया गया था 14 अक्टूबर 2024 को ही। नाग अम के 2 का कार्य क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षण इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नाग अम के 2 स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, एंटी टैंक है कौन सा? नाग अम के 2, जिसका परीक्षण कहां पर किया गया? पोखरण फील्ड। पोखरण फील्ड कहां पर पड़ता है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। और यहां पर इसका परीक्षण किया गया। इसके 3 सफल परीक्षण किए गए, जिसमें इसकी फायरिंग रेंज मान्य हो गई। जी हाँ दोस्तों, फायरिंग रेंज क्या हो गई? मान्य हो गई। उसके बाद आता है हमारा आर्थिक परिदृश्य, जो हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों कल की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए यहां पर दे रखी है, क्या देखता हूं मैं, पहला पेज है उसमें देर का, ये रहा, इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हम। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा और आर्थिक परिदृश्य पढ़ लिया ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? आर्थिक परिदृश्य और आर्थिक समीक्षा और आर्थिक बजट, ये लास्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, ये पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य, उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? खेल परिदृश्य, उसके बाद उद्यतन सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद वापिस ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे कौन से? एक तो मासिक सार संग्रह पढ़ लेंगे और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लेंगे। इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं क्रम से, इस क्रम से नहीं, इस क्रम से, जिस क्रम से मैंने आपको बताया। क्योंकि इस क्रम से अगर हम पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और जिसको अंतर्राष्ट्रीय नहीं पढ़ना वो जब क्लास आए तब मत लगाना, और तब तक जो राजस्थान पढ़ना चाहे राजस्थान पढ़ लेना, और जो राष्ट्रीय पढ़ना चाहे राष्ट्रीय पढ़ लेना। और मैं तो ये कहता हूं प्यारे साथियों, सब कुछ लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्यारे साथियों कौन सा? राजस्थान वाला, सारा मैटर आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं। अंतरराष्ट्रीय, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय है, कौन सा है? ये देखिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है ना। अब देखिए आपको यहां पर मिलेगा क्या क्वेश्चन, ये देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सूची जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, ये हम यहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रीय में नहीं पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भारत का कौन सी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए अमेरिका शीर्ष स्थान पर, रूस, फिर चीन, और फिर आता है हमारा भारत का स्थान। ये लीजिए भारत रहा चौथे स्थान पर। देखिए ये राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय में दे रखा है, तो आपको लगानी चाहिए इस प्रकार क्लास। ये देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसमें भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्थान प्राप्त किया? ये देखिए भारत के लिए। और ये देखिए ये रहा शक्तिशाली जो सूचकांक आते हैं, कौन से आते हैं? हेनले पासपोर्ट सूचकांक आता है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये रहा भारत का सूचकांक में स्थान 85वें स्थान पर रहा है। ये आपको यहीं पढ़ने को मिलेगा। और ये राष्ट्रीय भी में तो आता है नहीं, भारत का कौन सा स्थान रहा? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये रहा 25वां। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय भी लगाना है, ऐसे नहीं कि आप राष्ट्रीय लगाते हो राजस्थान नहीं पढ़ते हो, राजस्थान लगाते हो, सब पढ़िए, फिर आपका अच्छे से क्लियर होगा। और राष्ट्रीय में आपने क्या क्या पढ़ा है? देखिए कौन सा पढ़ा? वित्तीय सूचकांक वाला पढ़ा था। राजस्थान का 12वां स्थान है। ये हम राजस्थान के करंट अफेयर में नहीं पढ़ते हैं, इस प्रकार नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि उड़ीसा का पहला है, राजस्थान का 12वां है, तो हम पढ़ते नहीं है। और एग्जामिनर ये पूछ ले तब फिर कि वित्तीय सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है, आप तो कहोगे कि हमने तो राजस्थान करंट अफेयर पढ़ा और उसमें पढ़ा ही नहीं, इतनी गहराई से हमने पढ़ा था, फिर भी नहीं आया आगे। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो राष्ट्रीय में था, वो राष्ट्रीय में था। तो इस प्रकार करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते, वो इस कारण नहीं आते। तो प्यारे साथियों, जितनी भी क्लासें आती है शनिवार और रविवार को आएगी इनकी करंट अफेयर की, वो क्लासें अच्छे से लगा लेना आप। और सोमवार से शुक्रवार कक्षा 10 की बुक हमारी चली रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाई दिए गए हैं। राजस्थान पॉलिटी आपको कंप्लीट करवा दी गई है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।